नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। धामी सरकार जल्द ही विशेषज्ञ समिति का ड्राफ्ट विधानसभा में रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसके लिए सरकार विधानसभा सत्र भी बुला सकती है। जानकारी के अनुसार ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का प्रावधान होगा। पूरा ड्राफ्ट महिला केंद्रित होगा। बहुविवाह प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगेगी। 27 मई 2022 को समिति गठित हुई थी और आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ JR शरण जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और इसके साथ साथ मोहम्मद शाह नजर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देहरादून से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। और इस पूरी चर्चा को लेकर आज लगातार हम इस बात को मंथन करेंगे कि कैसे ये लागू होगा, किस तरह से इसे जो सरकार है वो कब तक लागू करवा पाएगी। मोहम्मद शाह नजर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस UCC को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। कहीं ना कहीं जो कुछ धार्मिक लोग हैं वो इसका विरोध भी कर रहे थे। आपको लगता है उत्तराखंड सरकार इसे लागू कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। उत्तराखंड सरकार ने जब इस सरकार की गठन हुआ तो सबसे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पास किया कि राज्य सरकार एक ऐसी समिति का गठन करेगी जो UCC का ड्राफ्ट तैयार करेगी। पिछले 1-1.5 साल के लंबे सफर में UCC की जो कमेटी थी उसने बहुत सारी बैठकें की, बहुत सारे धार्मिक लोगों से संवाद किया, जिलों में जाके लोगों से संवाद किया और लोगों से ड्राफ्ट तैयार करने में मदद मांगी। उनसे कहा कि आप अपनी राय दीजिएगा। तो करीब 2.5 लाख लोगों ने अपनी राय दी। उसमें कुछ की राय ये भी थी कि इसकी उत्तराखंड को जरूरत नहीं है, कुछ की राय ये भी थी कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं जो हमारे SC ST हैं, OBC हैं, एक खासकर हमारे यहाँ ST क्षेत्र है, एक बोक्सा जनजाति रहती है, उनके भी अधिकारों का संरक्षण इसमें किया जाए। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी मांग रखी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने सबकी मांगों को सुना, समझा और उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट तैयार करके अब सरकार को सौंप दिया गया है। अब सरकार, जैसा आपने बताया है, कि उसको विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उस ड्राफ्ट को विधानसभा के सत्र में रखेगी। उसके बाद वो मंजूरी के लिए राज्यपाल के जाएगा, राज्यपाल से मंजूरी होगी। साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, इसी बीच केंद्र सरकार ने भी इस पर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। भारत सरकार भी देश भर के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए तैयारी कर रही है। वहां भी आपका विधि आयोग ने उसी तरह की राय मांगी है देश भर के लोगों से, जैसे उत्तराखंड सरकार की बनाई हुई विशेषज्ञ समिति ने मांगी थी। अब दिलचस्प ये हो गया है कि देखना ये होगा कि क्या उत्तराखंड का UCC पहले आएगा या फिर केंद्र सरकार का UCC पहले आएगा। जी बिल्कुल। JR शरण जी, आपको क्या लगता है, क्या UCC लागू करने में कोई दिक्कतें होंगी? उत्तराखंड सरकार ने तो उसका ड्राफ्ट तैयार करवा लिया है, समिति ने इसको लेकर बैठक की, चर्चाएं की और अब एक ड्राफ्ट सामने आ रहा है। विधानसभा सत्र में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां हो सकती हैं या क्या परेशानी ऐसी हो सकती है इसे लागू करने में? देखिए, यह देश महात्मा गांधी का देश है, जिन्होंने ये कहा था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग होना चाहिए। और मैं भी उसमें मानता हूँ कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। रिलीजन एक बहुत पर्सनल चीज है, जो हमारे पूजाघर, हमारे मस्जिद, हमारे गुरुद्वारे, हमारे चर्च में है, वहाँ वो हमारी निजी चीजें हैं। उसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाके और ये कह के सब लोग एक जैसा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जी, लेकिन JR शरण जी, इसमें खराबी क्या है? क्योंकि अगर नियम है, कोई कानून है, वो पूरे देश के लिए एक ही जैसा होना चाहिए। नहीं, लेकिन आप ये भी तो मानिए कि आप 70 साल में जो भाईचारा बना है, वो क्या गलत है? या क्या वह राह गलत थी? या क्या वह लोग गलत थे जिन्होंने भाईचारा के लिए ये सब किया है? क्या हम अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसा? खुद ही सोचिए, जो एक कानून है वो तो सभी के लिए समान होना चाहिए। भाईचारे के लिए क्या एक के साथ इंसाफ करे और दूसरे के साथ इंसाफ ना करे? ऐसा नहीं होता है। अभी तक जो मैंने पिछले 9 साल में इस सरकार की रूलिंग देखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो वन साइडेड है। हर चीज में आप वन साइडेड नहीं चल सकते। कुछ चीजें आपको सबको सहमति, केवल नारा दे देना कि सबका साथ सबका विकास
और करना कुछ, वही जो हिंदी में कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो उस तरह से नहीं चलेगा। आपको सबको लेके चलना है अगर, तो सबकी सुननी पड़ेगी। आप बैठ के कर रहे हैं, लेकिन आपके बिल में उन बैठकों के, उन सुझावों की जगह है या नहीं, ये कौन जानता है। जी, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे क्योंकि ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो सुझाव सभी से लिए गए हैं और जाहिर सी बात है, अगर देश एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं? देखिए, रुकावटें बहुत आएंगी। अभी सरकार ने अपने स्तर से ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन एक ड्राफ्ट बना लेने से कोई कानून नहीं बन जाता है। हमारे देश में संविधान ने ये भी कहा है कि सबको समानता का अधिकार होने चाहिए। क्या हम देश के लोग अब आज समान हैं? क्या हम सबको समान शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या हम आज देश में सबको समान स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रहे हैं? क्या हम आज स्वास्थ्य संबंधी जो खर्चे हैं जी। उनको कम कर पा रहे हैं? बहुत सारी इक्वलिटी की चीजें हैं। संविधान ने तो सबसे पहले ये कहा कि हर समान इक्वल हो, तो सरकार उस पर क्या पहल करेगी? ये आपके तो माध्यम से सवाल है सरकार से। आपको चाहिए था कि सरकार से भी कोई प्रवक्ता बुलाते आप इसमें आज डिबेट में ना, तो सरकार से भी सवाल होता कि भाई आप जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है, जो ड्राफ्ट आप बनाने जा रहे हैं, सरकार को लागू करने जा रहे हैं, उसमें आप क्या समाज को देंगे? अभी तो कुछ सामने है नहीं कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए होंगे। आपने कहा कि उसमें कुछ रिजर्वेशन को लिए छूट दी जाएगी। अब आप समझिएगा, जब आप एक लड़का एक लड़की बालिग अपने मर्जी के साथ रह सकता है, शादी के बिना भी वो बच्चे पैदा कर सकता है, तो क्या उसको आप स्वीकार करेंगे? क्या कुछ समाज के लोग उसको स्वीकार करेंगे? वो कुछ जी। ऐसी चीजें हैं जो समाज से ऊपर हैं और हर समाज के लिए अलग अलग हैं। जनजाति में विवाह शादी करने के तौर तरीके अलग हैं। हिंदू समाज में, क्रिश्चियन समाज में, बुद्ध समाज में, मुस्लिम समाज में सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज हैं, चाहे वो मरने जीने में हो, शादी ब्याह में हो, चाहे और अदर चीजों में हो। तो क्या उनको किस अंदाज से इसमें रखा जाएगा, ये सारी चीजें सरकार को बतानी चाहिए। उसके बाद कोई ड्राफ्ट बनाना चाहिए। अभी तो सामने कुछ आया नहीं है, क्या ड्राफ्ट है। जी, तो आपको नहीं लगता कि ये जो ड्राफ्ट बना हुआ है इसमें ज्यादातर ये बात कही गई है महिला प्रधान है, यानी जो महिलाओं के अधिकार हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू एक्ट के तहत या फिर शरीयत लॉ के एक्ट के तहत अगर हम माने तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो इनजस्टिस है उससे कम करेगा, ये बात प्रायोरिटी पे कही गई है। जैसे 3 तलाक का एक मुद्दा था, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनका जीवन इसके चलते काफी खराब हो रहा था और यूं कहें उनका भविष्य दांव पर लगा रहता था। लेकिन इस जब 3 तलाक को खत्म किया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनका जीवन अब पहले से बेहतर हो गया। तो आप नहीं मानते महिला प्रधान अगर इस तरह का कोई लॉ सामने आएगा तो वो बेहतरी के लिए ही होगा? आपने कहा है कि इस यूसीसी के बिल में महिला को प्राथमिकता दी गई है, इससे कौन इनकार कर रहा है? आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, क्या हम महिलाओं को जो उनका संपत्ति में अधिकार है, क्या हम दे रहे हैं? वो कोई भी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, क्या दिया जा रहा है आज तक? जी नहीं, कानून क्या हम बनेगा दे और उस रहे पर हैं? लागू होगा तो ये भी होगा। ये हर कानून को कानून तो लागू पहले होने से में बना वक्त हुआ लगता है। है। नहीं, कानून तो पहले से बना हुआ है। संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा, बेटी को अधिकार दिया जाएगा। क्या दे रहे हैं हम? नहीं देखिए, नहीं दे रहे ना। जी देखिए, अगर कोई अधिकार लेना चाहता है तो उसे मना भी नहीं कर सकते आप, और इसके लिए राइट्स तो हैं। कानून अपना आप जो अधिकार है आपका उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कानून बन जाने से बहुत सारी चीजें नहीं आती। जब तक आप समाज में जागरूकता नहीं लाएंगे, समाज का जो दिमाग है उसको उस स्तर का नहीं बनाएंगे ताकि वो चीजों को स्वच्छ से कर सके। हमें कोर्ट जाने का रास्ता क्यों? एक बेटी जब शादी करके अपने मायके से अपने ससुराल जाती है, तो जो पिता की संपत्ति में या पति की संपत्ति में जो उसका अधिकार होता है, अगर हम उसको स्वेच्छा से दे दें तो वो कोर्ट में क्यों जाए? आप टेरी कोर्ट जा सकते हैं। तो अब महिला पहले शादी करेगी, फिर वो अपने बाप के खिलाफ कोर्ट जाएगी, फिर अपने पति के खिलाफ कोर्ट जाएगी, तो उसके रिश्तों में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप एक महिला हैं, आप, मुझे नहीं मालूम आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। आपकी शादी हो गई, आपको अपने पिताजी से
अपने अधिकार में जो संपत्ति मिलनी चाहिए थी, अगर वो नहीं मिली तो क्या आप उसके लिए कोर्ट जाएंगे अपने पिता के साथ? नहीं, ये तो ऐसे व्यवहारिक तो होगा? बहुत सारे विवाद हैं, ऐसे तो बहुत सारे विवाद हैं नहीं, जिनको लेकर कानून बनाए जाते हैं। और ज्यादातर जो पिता है वो तो खुशी से दे ही देते हैं, अपनी बेटियों का हक कोई नहीं मार रहा है। लेकिन ये है कि अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके बाद तो आपके पास रास्ता क्या बचता है? कानून का रास्ता बचता है। जी आर शरण जी, आप क्या मानते हैं, क्या इस तरह के विवाद उत्पन्न होंगे अगर इस तरह ये यूसीसी लागू किया जाता है तो? जी मैं ये बोलिए। कह रहा हूँ, इंडिया में वुमेन वुमेन कमीशन है, चिल्ड्रन कमीशन है, मेन कमीशन क्यों नहीं है? और अगर सब लोग बराबर हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे, तो मेन के लिए मेन कहाँ जाए? मेन के लिए कोई कमीशन इंडिया में क्यों नहीं है? और इसकी चर्चा भी नहीं होती, इसके लिए कोई पहल नहीं होता, लेकिन रिलीजियस चीजों के लिए हम पहल कर लेते हैं, उसके लिए हम बात करने को तैयार होते हैं। तो ऐसा क्यों? ये दोहरी नीति नहीं है हम्म। नहीं, तो ऐसा हो क्या? क्यों रहा है? आपको क्या लगता है, क्या ये चुनावों को देखकर हो रहा है? सर्टेनली वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो हो ही रही है, इसमें कोई दो राय कहाँ है? फायदा कैसे होगा सरकार को? क्यों? आप भाई भाई को बांटेंगे, और जो अंग्रेज सिखा के गए थे कि बंटवारा करो और रूल करो, वही सरकार कर रही है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। नहीं, आज आप देखिए, इसमें एक बात ये भी कही गई है जो बहु विवाह है, यानी कि एक से ज्यादा शादी अगर कोई कर रहा है इस देश में तो उसके लिए भी मनाही कर दी जाएगी। जब ये कानून लागू होगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि हर कोई तो यही सवाल करता है कि एक कौम को आप ये परमिशन देते हैं कि आप एक से ज्यादा शादी कीजिए, दूसरी तरफ ये बिल्कुल पूरी तरह से बैन है। तो जो लॉ है, जो कानून है, वो तो एक समान होने चाहिए। कुछ चीजें आप, जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि बंटवारा हो सकता है, भाई भाई बंट सकता है, इसको लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें इसमें अच्छी भी हैं। तो क्या आप उस पहलू को देख पा रहे हैं? कि मैं पहलू को देख पा रहा हूं, लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि मैं किसी भी एक तरफ पलड़ा भारी करके नहीं देखना चाहता। मैं सब बराबर हूं, ये देखना चाहता। क्या हमारी जो मुस्लिम भाई हैं या जो क्रिश्चियंस हैं या जो सिख हैं, उनकी उनकी राइट्स अभी तक मिली है? नहीं मिली है। और इसीलिए आप अगर देखें तो मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में जाना चाहूंगा इसके लिए, उदाहरण के तौर पे बताइए। पंजाब में बीजेपी क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है? नहीं, उनको वोट मिल रहा है। इसलिए ये सब चीजें यहाँ ना किया जाए। आप, सबसे बड़ी बात है कि आप इंसानियत के रिलीजन चलाइए। ये इंडिविजुअल रिलीजन नहीं होता क्या? हिंदू धर्म में लोग दूसरी शादी नहीं करते हैं? आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल जहां लोगों ने दो दो शादियां की हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी अगर किसी ने दो शादी कर ली? और जो आजकल इकोनॉमिक स्टेटस है, या जो आजकल इकोनॉमिक जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कौन इंसान चाहता है कि मेरे 10-15 बच्चे हों? वो सब जमाना गया। हम हिंदुओं में क्या, हम 4-5 भाई नहीं, मैं खुद ही 4 भाई 1 बहन 5 लोग थे। आज मेरे मेरे एक ही बच्चा है। मेरे भाइयों को भी किसी को 2 है तो किसी को 1 है। लेकिन ये कह देना कि एकदम ब्लैंकेट बैन होना चाहिए, ये मेरे समझ से परे है। आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था कि दो हम दो हमारे दो, फिर राजीव गांधी के पीरियड में हम दो हमारे एक। तो इस तरह से कुछ अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। आप ब्लैंकेट एकदम बैन और रूल मत लगाइए। आपने इलेक्शन पे तो लगा ही दिया है कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वैसे आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए ना, अवेयरनेस की ज्यादा जरूरी है। डंडा चलाने की जरूरत नहीं है, आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, लोग अपने आप उस तरफ बढ़ेंगे। जी, ठीक है। शाहनजर जी, आपको भी यही लगता है जागरूकता की कमी ज्यादा है और यहाँ पर कानून ज्यादा बनाए जा रहे हैं? इससे बेहतर ये होगा कि लोगों को जागरूक किया जाए, जो लोग नहीं जानते हैं चीजों को उनके बीच पहुंचा जाए, सरकार इसके लिए कदम उठाए। जी बिल्कुल, मैं माननीय शरण जी की बात से 100% सहमत हूँ। जागरूकता ही हमारे देश में, हमारे समाज में समाधान का रास्ता है। कानून बहुत हैं, नए कानून भी बनाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक जागरूकता नहीं आएगी, लोगों को उन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अभी आपने एक बात कही कि बहुविवाह, क्या आपने कभी 2011 के जनगणना के आंकड़ों पर गौर किया है कि विवाह जो है उसका प्रतिशत किसमें ज़्यादा है? क्या कोई आंकड़े ऐसे हैं हमारे पास? हम अगर ये कहेंगे कि मुस्लिम समाज में, आप इन 2 चीज़ों पर गौर कीजिएगा, बहुविवाह और प्रजनन दर। जो बच्चों की पैदाइश पर एक ये कहा जाता है कि मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा हैं। हाँ, हकीकत है ज़्यादा होंगे, लेकिन आप पिछले 20 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे, जो प्रजनन दर है
वो हर हिंदुस्तानी की कम हो रही है। जब हर हिंदुस्तानी की प्रजनन दर कम हो रही है तो उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उनकी प्रजनन दर भी कम हो रही है। तो जनसंख्या ऐसे ही नियंत्रित होगी, या तो फिर आप ही कर दीजिए कि भाई कोई ऐसा टीका बना दीजिए कोरोना की तरह, इंजेक्शन लगा दीजिएगा, जैसे इंदिरा गांधी ने किया, नसबंदी करा दी, तो बच्चे आपके सबके कम हो जाएंगे। तो ये तरीका नहीं है जो सर ने कहा, वो तरीका बहुत अच्छा है कि आप जागरूकता लाइए, एक फैमिली टू चाइल्ड, एक फैमिली वन चाइल्ड, इस पे जोर दीजिएगा, तो ये धीरे धीरे हम जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे और समाज में सुधार ला पाएंगे। कानून से ज्यादा जागरूकता का अभाव हमें नजर आता है। जी, तो ठीक है, जिस तरह से अभी ये यूसीसी लागू करने की बात कही जा रही है, उत्तराखंड में अगर इसे लागू कर दिया जाता है, क्या क्या दिक्कतें, समस्याएं आप देख रहे हैं? आता तब तो कुछ भी कहना मुश्किल है। अब ड्राफ्ट में क्या प्राविधान किए गए हैं, क्या नहीं किए गए हैं, अभी से कहना जल्दबाजी होगी। जब ड्राफ्ट सामने आएगा तो उस पर बात की जाएगी, क्योंकि जी। ये एक सरहदी क्षेत्र है। उत्तराखंड जो है इसकी सीमाएं चीन और नेपाल से मिलती है। यहाँ भोटिया जनजाति रहती है, यहाँ पर बोक्सा जनजाति रहती है, यहाँ पर एसटी जनजाति रहती है। और एक आपको मैं बताऊं, यहाँ पर कुछ ब्लॉक, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ओबीसी घोषित किए गए हैं और उनमें ओबीसी समाज के बहुत कम लोग रहते हैं। तो ठाकुर लोग हैं, ओबीसी के कम लोग हैं, लेकिन वो दुरुस्त क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए उसको पिछड़ा ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया है। वहां के रहने वालों को विशेष अधिकार मिले हैं, तो उन लोगों को इस यूसीसी में कैसे शामिल किया गया है, उनको क्या रियायतें दी गई हैं, ये इन सारी चीजों को देखना होगा। इनको देखे बिना ड्राफ्ट पर टिप्पणी करना या ड्राफ्ट के खिलाफ कोई बात कहना मेरे हिसाब से थोड़ी जल्दबाजी। जी, शरण जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये पूरा कहीं ना कहीं भाई भाई को बांटने की कोशिश है, और ऐसे में बेहतर ये होगा कि लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन ये जागरूकता किस तरह से सरकार फैलाएगी ये तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल अगर केंद्र यूसीसी लागू कर देती है, जिस तरह की बात कही जा रही है, उसके बाद तो ये माना जाए कि पूरे देश में विवाद की स्थिति बनेगी। जैसे भाई साहब ने भी कहा कि पहले ड्राफ्ट तो सामने आए, हमें पता तो चले कि लोग क्या क्या ला रहे हैं। नियत में खोट है, ये तो मैं पहले से कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी नियत में खोट है। क्योंकि आज तक जब 70 साल में हमें जरूरत नहीं पड़ी कॉमन सिविल कोड की, तो आज क्या ऐसी जरूरत आ गई है, ऐसी कौन सी विडंबना हमारे सामने खड़ी हो गई है कि हमें ये लाना जरूरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है। मेरे तो समझ से परे है। आप बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे, आप स्कूलों में कॉलेजों में नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, वो सब नहीं हो रहा है, लेकिन आप सिविल कोड की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं। जो करना चाहिए वो इस देश में नहीं हो रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो जरूर हो रहा है। शाना अजहर जी, आपको क्या लगता है इसका एक बड़ा इम्पैक्ट क्या हो सकता है? उत्तराखंड के नौजवान पिछले 8-10 सालों से रोजगार की मांग कर रहे हैं और उत्तराखंड की बड़ी संख्या इस कानून की मांग कर रही है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक सख्त भू कानून आए, यहाँ पर जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगे। ये उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं पिछले 8-10 सालों से इस पे मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार ने एक कदम भी आज तक आगे नहीं बढ़ाया। दूसरे और रियायतें दे दी गई हैं, ऐसी रियायतें दे दी गई हैं जिनसे ये अंदेशा होता है कि आगे चलकर उत्तराखंड की जो जंगल जमीन और उत्तराखंड की जो संपदा है वो कम हो जाएगी। तो जैसा अभी शरण जी ने कहा कि हमें और बहुत सारी चीजों पर काम करने की जरूरत थी, जिस पर काम नहीं किया जा रहा। उत्तराखंड में खासकर जहां रोजगार के बहुत सारे संसाधन नहीं जुड़ा पाए गए, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे। दूसरा सबसे बड़ा उत्तराखंड में कर्ज है। उत्तराखंड छोटा राज्य, सीमांत राज्य है, यहाँ पर लगातार कर्ज की मार बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि उत्तराखंड सरकार को अपने कर्मचारियों को कभी कभी तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है और उस कर्ज का जो ब्याज है उस ब्याज को चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ता है। तो अगर सरकार उन ऐसी चीजों पर ध्यान आकर्षित करे, ऐसे संसाधन जुटाए कि जो हमारे सर के ऊपर कर्ज का बोझ है वो कम हो, तो उत्तराखंड की उन्नति ज्यादा हो सकती है। यूसीसी सरकार की नीयत में क्या है, सरकार किस मकसद से ला रही है, ये बताने की हमें जरूरत नहीं। जी, यानी आपको लगता है कि इसका एक मकसद है, सरकार का जो यूसीसी लागू किया जाएगा इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है।
हाँ, देखिए चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी कुछ ना कुछ अपना काम करती है, तो हो सकता है कि भाजपा को भी लगता है कि यूसीसी शायद हम उत्तराखंड की पांचों सीटें जीत जाएंगे और केंद्र में लाते हैं तो हमें पूरे देश भर में इसका फायदा मिलेगा, तो अपने फायदे के लिए हर पार्टी करती है, वो सरकार में है, तो इसमें क्या कहा जा सकता है। जी, ठीक है। शरण जी, आपको क्या लगता है, क्या इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? मैं बड़ा नहीं, मैं भयानक इम्पैक्ट देख रहा हूँ। मुझे डर लगता है कि इस देश में जिस दिन ये लागू होगा उस दिन क्या होगा, वो पिक्चर में बड़ा मंजर मुझे बहुत अजीब सा एक नजरिया आ रहा है। और मैं सोचता हूँ कि ये ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूथ की डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए, इन सबों पे काम होनी चाहिए। रिलीजन जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, एक इंडोर है, एक इंडिविजुअल चीज है। वो मेरी मर्जी है कि मैं जाके गुरुद्वारे में मत्थे टेक रहा हूँ या मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ या मैं मंदिर में जाके शंकर जी की पूजा करता हूँ या राम की पूजा करता हूँ। वो मेरा इंडिविजुअल है। मुझे नौकरी चाहिए, मुझे मेरा परिवार सही सलामत रहे, हेल्थ चाहिए, ये सब चीजों को ज्यादा इम्पैक्ट करनी चाहिए rather देन रिलीजन। तो अब क्या करे सरकार? अब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, राजनीति है और इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा, जीत जाएगी बीजेपी उत्तराखंड में? तो ये तो समय बताएगा, क्योंकि जनता, इस देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। नहीं तो 1975 में जहां बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, इंदिरा गांधी को लोग आयरन लेडी कहते थे, इंदिरा इज इंडिया कहते थे, लेकिन उस इंदिरा गांधी की को भी अपनी पावर गंवानी पड़ी थी, इलाहाबाद से अपनी सीट तक हारनी पड़ी थी। तो इस देश की जनता बहुत ही जागरूक है, वो क्या करेगी, कब उसको क्या करना है वो जानती है। इसलिए कोई ये कहे कि मैं ये करके जनता बेवकूफ है मैं कुछ भी कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं इस देश में। ठीक है। शाहनजर जी, आपको क्या लगता है, क्या इससे चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है? उत्तराखंड को आप किस तरह से समझते हैं, जो माहौल बना हुआ है? आपको लगता है कि अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बीजेपी को एक फायदा होगा इससे? ऐसा कोई महसूस नहीं होता है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता भी अब रोजगार के प्रति सजग है, आंदोलन कर रही है, उनके अपने मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों को पूरा करने के लिए मांग उठाती रही है। यूसीसी की मांग किसी भी राज्य के एक सिंगल व्यक्ति ने भी यूसीसी की मांग नहीं की है। जब किसी भी आदमी ने किसी चीज की डिमांड ही नहीं की तो आप उनको वो लागू कर देंगे तो शायद उसका उतना फायदा ना हो। अब देखिए किसान बिल लाए केंद्र सरकार, किसानों ने डिमांड तो नहीं की थी जिस तरह का बिल लेके आए, और किसानों ने धरना दिया, सरकार को वो बिल वापस लेने पड़े। तो मुझे नहीं लगता है कि यूसीसी लागू करने से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है, यूसीसी कोई डिमांड नहीं कर रहा है उत्तराखंड में। ठीक है। शरण जी, आपका आखिरी कमेंट इस पूरे मामले को लेकर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे रखिए, उस एजेंडे पे काम कीजिए। रिलीजन तो एक वन माने एक रूम के अंदर रहने वाली या एक आदमी के हृदय में या मन में रहने वाली चीजें हैं, उसको आप इतना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। आज आपको क्या लगता है, उत्तराखंड की 40% पॉपुलेशन दिल्ली में रह रही है। किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए दिल्ली में, जो आपको शेफ मिलेंगे जनरली उत्तराखंड के मिलेंगे, चाहे वो 5 स्टार हो, चाहे 3 स्टार हो, चाहे नॉर्मल रेस्टोरेंट भी हो, चाहे रोड साइड ढाबा भी हो। क्यों लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, इस पे किसी ने सोचा है? इस पे सोचने की जरूरत है। वहां के लोग वहीं वापस हैं, उनको वहां एम्प्लॉयमेंट मिले, ये जरूरी है। ठीक है सर। शाहनजर जी, आपका भी आखिरी कमेंट। कहा है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। मेरी भी आखिरी बात यही है कि हमें रोजगार चाहिए और खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल चाहिए। सर ने पलायन की बात की है, दूरस्थ क्षेत्रों में पलायन इसीलिए हो रहा है कि वहाँ पर शिक्षा के अच्छे केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है और रोजगार के अवसर नहीं है। इसलिए उत्तराखंड का लगभग 30 से 40 लाख लोग बाहर है जो रोजगार की चाहे दिल्ली है, लखनऊ है, बम्बई है या यूरोपियन देशों में है, वो सब रोजगार की तलाश में है। तो इसीलिए कि जहाँ वो रहे वहाँ उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो अपना जीवन यापन कर सके।
जी बिल्कुल। तो जो सरकार है उसे यूसीसी की जगह रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह से आर्थिक उन्नति की जा सकती है इस पर फोकस करना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। यूसीसी लागू करने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि लोगों की सोच को बदलने के बाद पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि आप टीवी 6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।